टॉपिक है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मान लो मास दे दिया आपको 6 kg, इसकी लेंथ दे दिया आपको 12 मीटर। इनको बोलते हैं फलक्रम, जो ये नीचे स्पोर्ट लगे होते हैं ना, और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं सीसो। ठीक है, ये पूरा सिस्टम क्या होता है? सीसो होता है। पार्क वगैरह में देखा हुआ आपने, एक इधर बैठ जाता है, एक तो वो क्या होता है? सीसो होता है, और बीच में जो स्पोर्ट होता है उसको फलक्रम बोलते हैं। ठीक है, ये इसका क्या होगा? सेंटर। एक यहाँ पे स्पोर्ट है, एक इधर स्पोर्ट है, दो भी होते हैं, मतलब ये तो क्वेश्चन है, वहाँ पे तो एक होता है, मुझे पता है। इस सेंटर से ये जो लगा हुआ है ये 2 मीटर पे है, और ये इधर है 4 मीटर पे। ठीक है, ये बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में। अभी ये ऐसे है ना, ये ऐसे हो रहा है ना, ये ऐसे। क्या है? इक्विलिब्रियम में। मान लो उस पर दोनों साइड कोई नहीं बैठा होता तो वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम में होता है। स्पोर्ट जो है बैलेंस करता है, ठीक बीच में होता है वो। पार्क वगैरह में जो देखते हो वो क्या होता है? ठीक बीच में लगा होता है स्पोर्ट। झूले की उसकी इसमें फिर एक हैवी होती है, एक वो होती है। अगर मान लो दोनों साइड जो सीट होती हैं वो एग्जैक्ट हो, वो बीच में लगाओ तो फिर बैलेंस रहेगी। ये नहीं कि एक साइड गिर जाएगी। मतलब अगर आप उसको बिल्कुल बीच में जाके छोड़ दोगे ना तो स्टेबल रहता है, बिल्कुल आराम से कर छोड़। हाँ, ये तो कह रही हूँ। फिर उस केस में ये होता है ना कि आपने एक साइड वो गिरा देते हैं, जब भी उतरते हैं तो एक साइड नीचे सपोर्ट करके फिर उतरते हैं। ये नहीं कि आपने ऐसे ही है और आप ऐसे ही उतर गए, उसके ऊपर बैठे होते हैं दोनों साइड। एक यहाँ बैठ गया, मान लो एक बच्चा यहाँ बैठ गया, तो वो एक साइड ऐसे हो गया, फिर एक उतरता है, फिर दूसरा ऐसे हो जाता है, फिर दूसरा उतर जाता है। तो ये होता है उस केस में। एक उतरता है तो एक की तरफ हैवी हो गया तो वो इधर सपोर्ट हो गया उसके पास, फिर मान लो वो उतर गया तो फिर इधर वो हो गया तो वो इधर चला जाता है, फिर वो भी उतर गया, फिर वो नीचे सपोर्ट हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। एमजी और नॉर्मल रिएक्शन आप बीच में करके छोड़ दो, इक्विलिब्रियम में रहेगा। हाँ, अगर ठीक बीच में लगा हुआ है और दोनों साइड जो सीट्स हैं बैठने की उनका मास इक्वल है तो पक्का रहेगा। तो यहाँ पे ये बताना है कि इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ N1, और इस पे क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन N2। N1 और N2 बताना है कितना होगा। फाइंड N1 एंड N2। ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, घूम नहीं रहा, मतलब ऐसे है। तो N1 और N2 की वैल्यू क्या होगी? इसमें देखो ये बैलेंस है, तो इसका मास जो है वो आपको 60 kg दे रखा है। मास कितना दे रखा है? 60 kg। तो यहाँ पे इस पे N1 लगेगा, ऊपर N2 लगेगा, नीचे क्या लगेगा? mg 6 kg सॉरी, नीचे क्या लगेगा? mg। इसके ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं, N1 N2, और नीचे क्या लग रहा है? mg। और ये दोनों N1 प्लस N2 का जो सम है वो किसके इक्वल होगा? mg इक्वल, तभी ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रह सकती है। तो N1 प्लस N2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? mg के इक्वल। तो यानी कि N1 प्लस N2 की जो वैल्यू है किसके इक्वल होगी? 60। एक इक्वेशन तो ये बन गई। ठीक है, अब इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो ऐसे आएगा, और इसकी वजह से टॉर्क इधर आएगा। एक की वजह से क्लॉकवाइज और एक की वजह से क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तभी ये बैलेंस रह सकती है। अगर दोनों की वजह से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आया तो क्या करेगी? फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। तो इसकी वजह से टॉर्क N1 × 4, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही है ये। तो N1 × में क्या आ जाएगा? 4। तो N1 × 4 इक्वल टू क्या कर दोगे? N2 × में 2। तो यहाँ से N2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी? 2N1। N2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 2N1 के। ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से N2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 2N1। तो यहाँ पे पुट करोगे N1 प्लस में 2N1 = 60।
तो 3n1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 60, तो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 न्यूटन, n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, तो n1 की वैल्यू 20 और n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 न्यूटन। ये होगी यहाँ पे n1 और n2 की वैल्यू। ठीक है, यानी कि दो इक्वेशन बनेंगी, एक n1 प्लस n2 mg के इक्वल हो जाएगा और एक टॉर्क की इक्वेशन बनेगी। इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा और इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो दोनों इक्वल होंगे, तभी ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगी। आ गया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ बिल्कुल एंड पे, इसका मास है 15 kg, इस पूरे ये बीच में लगा हुआ है यहाँ पे, इसकी पूरे की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 5 मीटर। कितनी दे रखी है यहाँ पे 5 मीटर। इसका मास दे रखा आपको 10 kg। एक दूसरा पर्सन है, वो बताना है कि कितनी डिस्टेंस पे बैठेगा कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे। इसका मास है 10 kg। ये क्या रहे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे, तो यहाँ से x की डिस्टेंस बतानी है, कितनी डिस्टेंस पे बैठे ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में एक पर्सन एंड पे बैठा हुआ 15 kg का, एक बताने कि दूसरा कितनी डिस्टेंस पे बैठे ताकि ये क्या रहे इक्विलिब्रियम में रहे। इसकी टोटल लेंथ कितनी दे रखी है आपको 5 मीटर। उसका मास वैसे ज़्यादा कर लो आप, 30 kg कर लो। देखो इसमें अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है ये, तो इसकी वजह से जितना टॉर्क आएगा इसकी वजह से भी उतना ही होगा। और ये ठीक इधर एंड पे बैठे हुए, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2.5 होगी। इसकी वजह से टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा, इसकी वजह से क्या आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि इसकी वजह से 15 इंटू में कितना आ जाएगा 2.5 इक्वल टू, इसकी वजह से कितना आ जाएगा सॉरी 150 इंटू में 2.5, क्योंकि नीचे की तरफ mg लगेगा कितना 150 का, इसके ऊपर नीचे की तरफ mg कितना लगेगा 100 का। mg की वजह से ही टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, तो यानी कि इसकी वजह इस पर जो टॉर्क लगेगा वो क्या लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी वजह से क्या आएगा क्लॉकवाइज। दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों बराबर होंगे, तभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो यानी कि 150 इंटू 2.5 और इसकी वजह से 100 इंटू में क्या आ जाएगा x, 100 इंटू क्या आएगा x। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास इक्वल टू x, यानी कि 15/4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/4, इतनी होगी x की वैल्यू। ठीक है, आगे समझ।
एनी डाउट? इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इसकी वजह से क्या आएगा? क्लॉकवाइज। और दोनों बैलेंस करेंगे, जितना इसकी वजह से आएगा उतना उसकी वजह से लेके आने मिले। इसकी एक्स की डिस्टेंस पूछी थी, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 15/4 मीटर, इतनी डिस्टेंस पे होगा ये। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मास बताना है, फाइंड वैल्यू ऑफ एम। सो दैट सी शो इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एम की वैल्यू बता दो कितनी होगी? मास 4 kg का। यानी कि फॉर अल्फा 0 वैल्यू ऑफ एम बतानी है, ताकि अल्फा क्या रहे? 0, क्योंकि टॉर्क 0 होगा तो अल्फा भी 0 होगा। सेवन। इनकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो क्या कर दो? इसके इक्वल कर दो। यानी कि इसकी वजह से कितना जाएगा? 40 इंटू में, इसमें एम जी लगेगा नीचे की तरफ 40, इसमें एम जी लगेगा 20, और इधर एम जी कितना हो जाएगा? 10 एम के इक्वल। ठीक है, तो टॉर्क कितना जाएगा? 40 इंटू में 6 प्लस में 20 इंटू में 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 एम इंटू में 4। 240 प्लस में 40 इक्वल टू 40 एम। 280 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40 एम। एम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 280 डिवाइड बाय में 40, यानी कि 7 kg। इसका मास कितना होना चाहिए? 7 kg। इससे अगर कम हुआ तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा तो भी नहीं होगा। ठीक है, इतना होना चाहिए तो ही रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, वो कम ज़्यादा अगर करेगा तो इसको डिस्टेंस शिफ्ट करनी पड़ेगी अपनी। अगर मास बढ़ा दिया तो डिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी, सेंटर से कितनी ज़्यादा करनी पड़ेगी डिस्टेंस, फिर ज़्यादा दूर बैठना पड़ेगा। उसको कम कर दिया तो नज़दीक आना पड़ेगा। ठीक है, अगर पूछ लिया कि मास अगर 7 से ज़्यादा कर दिया तो उस केस में ये वाली डिस्टेंस 4 से फिर ज़्यादा लेनी पड़ेगी, और अगर कम कर दिया तो फिर 4 से कम लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि एम की वैल्यू बतानी है ताकि अल्फा 0 रहे। अल्फा 0 तो इसका मतलब नेट टॉर्क 0, नेट टॉर्क 0 तो यानी कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि टॉर्क अगर आया तो बॉडी घूमना शुरू करेगी, और टॉर्क लगा तो अल्फा भी आएगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन भी आएगा। टॉर्क की वजह से अल्फा आता है, अल्फा की वजह से ओमेगा आता है, ओमेगा की वजह से थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आगे समझ, टॉर्क 0 इसका मतलब नेट, अल्फा 0 इसका मतलब टॉर्क भी 0 है। ये था रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में।